Hello everyone, I hope everybody is doing all right. My name is Titik Shuera. आप लोग मुझे देख रहे हैं आज के करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ एनालिसिस के सेशन में एंड आई वेलकम यू ऑल। इस सेशन के अंदर अपन विजन आईएएस की डेली करंट अफेयर्स जो आते हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो न्यूज़ है, देखो ये मेडिकल डिवाइसेस वगैरह के ऊपर है। इसके ऊपर या चलो इसका एक बार बेसिक, वैसे इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसको एक बार मतलब देखो एक्चुअली मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं अपन पहले उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अपन को टाइम मिला तो ये छोटी मोटी कुछ एक दो न्यूज़ बीच में और है उन्हें भी देख लेंगे। ये वन लाइन है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है इसलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, देखो कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल मेडिकल डिवाइसेस। तो कैबिनेट जो है वो नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी एक नई लेकर आई है। नेशनल मेडिकल डिवाइसेस, आई होप मेडिकल डिवाइसेस के बारे में आपको ध्यान ही होगा, अलग अलग तरीके के, जैसे कि पेस मेकर है ना, पेस मेकर, पेस कीपर ऐसा कुछ होता है वो। तो दैट इज़ अ मेडिकल डिवाइस। ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, जैसे एक जो है ऑक्सीमीटर होता है ना, वो उंगली पे ऐसे रखते हैं और फिर ऑक्सीजन वगैरह आपका बताता है। इसी तरीके से काफ़ी सारे बीपी नापने के अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, शुगर वगैरह के लिए, डायबिटिक वगैरह के लिए अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। तो वैसे वो सब मेडिकल डिवाइसेस उनकी बात हो रही है। यहाँ पे ये जो डिवाइसेस हैं इनके लिए इनोवेशन वगैरह हो, ठीक है, इनोवेशन हो। इनोवेशन के अलावा एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। एम्प्लॉयमेंट मिलने के अलावा जो है हेल्थ सेक्टर, वो ओवरऑल हेल्थ सेक्टर के अंदर जो है स्ट्रेंथनिंग हो, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, फ्यूचर पेंडेमिक्स के लिए अपन रेडी रहें, हेल्थ सेक्टर वगैरह अपना तैयार हो जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह हो, इन सब की बात हो रही है। और मेकिंग इंडिया, देखो ये तो कॉमन लाइन है तो यूजलेस है इसको डिस्कस करना। सेलिएंट फीचर्स यहाँ पे ये दे रखे हैं, बेसिक हैं, ये भी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। जैसे कि भाई रेगुलेटरी स्ट्रीमलाइनिंग करेंगे, कम रेगुलेटरी बॉडीज़ वगैरह बनाएंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस वगैरह होगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही रटी हुई होनी चाहिए। ये सब चीज़ें कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें मेंस पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री मेन का कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, उसके अलावा इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा R&D और इनोवेशन लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये भी जितने भी साइंटिफिक और इनोवेटिव और ये सब चीज़ें होती हैं उनके अंदर ये कॉमन पॉइंट्स हैं, है ना। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे अलग अलग सेक्टर्स वगैरह से, ह्यूमन रिसोर्स HRD वगैरह चीज़ें होंगी। इसके अलावा यहाँ पे देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये भी कॉमन है ना। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह चीज़ होगी। उसके अलावा बाकी बाकी नॉर्मल चीज़ें आप इनको देख सकते हो, है ना। किसी में भी अगर कुछ डाउट हो कि भाई यार ये क्या चीज़ होती है, ठीक है, स्पेसिफिकली, कि अगर आपको लगे कि यार ये हमको क्लियर नहीं है तो आप बता देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर वहाँ पे कमेंट सेक्शन में, जहाँ पर भी जैसे भी होगा वहाँ पे मैं उसको कवर कर लूँगा। डाउट जो आपके हैं, डाउट हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, न्यूक्लियर लाइबिलिटी इशूज़ नॉट येट रिजॉल्व फॉर जैतापुर, देखो इसको बाद में देखेंगे, अभी इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। इको सेंसिटिव जोन, इसके ऊपर भी थोड़ी देर में आते हैं अभी अपन, ठीक है। मिलेट्स को देख लेते हैं, मिलेट्स इज़ इंपॉर्टेंट। मिलेट्स के बारे में आपको पता ही होगा, मिलेट्स क्या चीज़ होती है बताओ। मिलेट्स आर ड्राई क्रॉप्स या फिर एरिड सेमी एरिड क्रॉप्स होती है। इन्हें न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है। और 2023 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। मिलेट्स के ऊपर टाइम एंड अगेन यूपीएससी ने सवाल पूछा है, इतनी बार पूछा है जिसकी कोई हद नहीं है, पागल हुए हैं मिलेट्स के ऊपर, इसलिए जो है मिलेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मिलेट्स ये चीज़ होती है। मिलेट्स क्या मतलब, बेसिक आइडिया क्या होता है, जिस किसी को भी बेसिक आइडिया पता नहीं है तो उसके लिए अपन इसको ऑलरेडी देखो यहाँ पे कवर कर चुके हैं, है ना, ठीक है। बेसिक क्या चीज़ होती है बताओ। तो ये जैसे अपना राइस और जो वीट वगैरह हो गया, ठीक है, स्टेपल ग्रेन्स होते हैं, तो वैसे ये भी ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि रागी, बाजरा, जवार और सामा, ठीक है। इन सब के बारे में आपने सुना होगा, सामे की खिचड़ी खाई होगी, है ना। उसके अलावा बाजरे की रोटी, है ना, और रागी की भी रोटी वगैरह बनती है, रागी के सीरियल्स वगैरह भी आजकल आते हैं, ठीक है। तो डैट इज़ दिस। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है, तो ये जो मिलेट्स हैं, इन मिलेट्स को एक बार यहाँ पे थोड़ा डिटेल में अपन ने डिस्कस कर रखा है, तो एक बार इसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे अगर कुछ रह जाएगा तो यहाँ पे वापस एक बार टैली कर लेंगे। तो मिलेट्स की अगर अपन बात करें, मिलेट्स को अपन जो है टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मेजर ग्रुप, सेकंड इज माइनर ग्रुप, है ना। तो मेजर ग्रुप के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे कि सोरगम, पर्ल मिलेट और फिंगर मिलेट, ये अलग अलग टाइप्स हैं,
है ना। सोरगम अलग टाइप है, पर्ल मिलेट्स अलग टाइप है, फिंगर मिलेट्स अलग टाइप है। इनके अंदर फिर अलग काफ़ी सारे, जैसे रागी बाजरा इसमें कहीं एक जगह पे लगा हुआ है ना। फिर इसके बाद क्या, फिर वैसे ही जैसे माइनर मिलेट्स भी आते हैं, तो माइनर मिलेट्स के अंदर फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट और कोडो, पोर्सो और बानियार्ड। ठीक है, ये सब, इन सब के नाम एज इट इज़ याद होने चाहिए। इसके ऊपर देखो, चलो एक बार क्वेश्चन देख ही लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। ये देखो, ये क्वेश्चन मिलेट के ऊपर है। मतलब मिलेट के ऊपर इतने क्वेश्चन है, मिलेट को अलग से आप बना सकते हो। ये एक मिलेट के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। ये मिलेट के ऊपर क्वेश्चन है। हाँ नहीं, ये नहीं है, इम्पोर्ट वगैरह नहीं, ये अलग है। मतलब जहाँ पर भी मैं रुकूँ तो उसको एक बार पढ़ते हुए चलना कि भाई अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। एक तो एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन भी इतने, इनको छांटने में बरसों लग जाएंगे। ये मिलेट के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है। अभी लोड होंगे जब का जब देखेंगे, यहाँ और है। ये तो देख लिया ना अपन ने, वो वाला देखा, ये तो क्रॉपिंग पैटर्न है, इसके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पे ये लोड नहीं हो रहे हैं, चलो मैं वैसे ही आपको बता दूंगा यार, ठीक है। किसी को अगर वो हो तो एक बार मुझे बोल देना, मैं इसमें भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो मिलेट्स के ऊपर वैसे ही जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन है, क्रॉप्स इन डेप्थ के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर, राइस, कॉटन, ये वो, है ना। चलो एनीवेज, तो व्हाट वर वी डिस्कसिंग, ये सारे के सारे अपन ने मिलेट्स देख लिए। इन मिलेट्स को याद रखने का एक तरीका, जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया था, सोरगम हैज़ पर्ल्स एंड फिंगर्स, ठीक है। सोरगम जैसे एक पर्सन हो गई, एक, ठीक है, एक लेडी हो गई, कोई भी, ठीक है। तो शी हैज़ पर्ल्स इन फिंगर्स एंड परसों कोडो, ठीक है। तो ये तो मेजर के हो गए, सोरगम हैज़ पर्ल्स इन मिनरल्स फिंगर्स, एंड जो माइनर के हैं तो उसके लिए परसों कोडोस फॉक्सटेल वॉज इन लिटिल बार्नयार्ड, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो कि परसों मतलब डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। कोडो एक पर्सन हो गया, उसकी फॉक्स टेल, ऐसे ही कोई जैसे जानवर आपने समझ लिया तो ठीक है, फॉक्स टेल जो है वो लिटिल बार्नयार्ड के अंदर थी, ठीक है। तो जैसे यार्ड वगैरह बाकी के जो बैकयार्ड वगैरह होता था, वैसे बार्नयार्ड में थी, समझ में आया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, रागी बाजरा ज्वार सामा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इन्फॉर्मेशन, अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर अपन देखें तो स्मॉल सीडेड ग्रेन क्रॉप्स होती है, श्री अन्न इन्हें कहा जाता है, ठीक है। श्री अन्न, दिस इज इंपॉर्टेंट, श्री अन्न इन्हें कहा जाता है, न्यूट्री सीरियल्स भी इन्हें कहा जाता है ना। इसके अलावा क्या चीज़ है, आईवीसी इंडस वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम से, सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से इन्हें ग्रो किया जा रहा है, एंड टिल नाउ दे आर बीइंग ग्रोन। और ये अर्लीस्ट एग्रीकल्चर के अंदर जो है, अर्लीस्ट अपन इन्हीं को ग्रो करते थे। जोग्राफी की अगर बात करें तो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स के अंदर प्राइमरीली अपन को देखने को मिलती है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और टॉप 5 एक्सपोर्टर्स के अंदर भी आता है, ठीक है। टॉप 5 एक्सपोर्टर्स के अंदर भी आता है, इस चीज़ को ऐड कर लेना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, टॉप 5 एक्सपोर्टर्स के अंदर भी आता है। और जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इंडिया के अलावा कौन कौन है, तो नाइजीरिया है, चाइना है, इंडिया है ना। मिलेट्स की अगर यहाँ पे और क्यों इनको इतना ज़्यादा वो करा जा रहा है, तो सबसे पहली बात तो हेल्दियर है, सस्टेनेबल है ना। इसके अलावा
हेल्दी सस्टेनेबल होने के अलावा क्लाइमेट रेजिलियंट है, न्यूट्रिशंस है, ग्लूटेन फ्री वगैरह तो चलो ठीक है जो भी है, अडेप्टेबल मतलब ग्लूटेन फ्री और इस तरीके के क्वेश्चंस प्री में आ सकते हैं, है ना, अडेप्टेबल टू वैरायटी ऑफ सॉइल्स एंड क्लाइमेट वगैरह, नॉट रिक्वायरिंग फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। ये सारे इसके कॉन्स हैं। इसको सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो मिलता है राइस, व्हीट एंड मेज़ का, जो एक ट्राइलेट्रा वगैरह जो भी चल रहा है, ट्रॉयका वगैरह चल रहा है उससे, क्योंकि इन तीनों को एमएसपी, टेस्ट और फैमिलियरिटी मिला हुआ है। वैसे अपन पहले जो है व्हीट नहीं खाते थे, व्हीट अभी जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ही चालू हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा चालू हो गया है कि अब अपने लिए व्हीट जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है ना। व्हीट नहीं हो तो अजीब सा लगता है कि क्या बात है यार व्हीट नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, लो यील्ड, टाइम कंज्यूमिंग, लेबोरियस और हाई कॉस्ट, ब्लैंड और अनप्लीजेंट टेस्ट है। टेस्ट वो बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं, जैसे राइस का टेस्ट जो है वो बेस्ट माना जाता है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद क्या चीज़ है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर अपन बात करें तो नेशनल मिलेट्स मिशन, गवर्नमेंट ये अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर आई है, जैसे कि नेशनल मिलेट्स मिशन 2007 के अंदर, प्राइस सपोर्ट स्कीम, मिलेट्स इन पीडीएस के अंदर भी मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करा गया है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है, इनको फर्टिलाइजर्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। वे फॉरवर्ड अपन क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, तो कंटिन्यूस एफर्ट्स की ज़रूरत है डाइटरी शिफ्ट में, और डाइटरी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि भाई 1-2 दिन में हो जाएगा, बहुत सालों लगते हैं, जनरेशन्स की जो है डाइटरी शिफ्ट होती है। जैसे आज की तारीख में वीट अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इससे पिछली वाली जो जनरेशन थी उसके लिए वीट ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है ना। फिर जैसे इसको छोड़ो, यहाँ पर देखो, अपने लिए वीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इससे पहले जो अपने पेरेंट्स वगैरह हैं उनके लिए वीट अच्छा है, ठीक है, राइस भी बढ़िया है ना। और उसके बाद जो अपने दादा दादी हैं उनके लिए राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस ना। वीट ही ठीक है, मिले नहीं मिले चलेगा, लेकिन चावल तो मिलने ही चाहिए, समझ में, ठीक है, दैट इज़ द थिंग। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स वगैरह टेक्स ईयर्स, और अवेयरनेस एंड एजुकेशन, अवेलेबिलिटी वगैरह, गवर्नमेंट सपोर्ट वगैरह, इन सब की अपन को ज़रूरत है। बेनिफिट्स ये देख लो भाई, न्यूट्रिशियस रिचनेस है, एंटी डायबिटिक है, लो वाटर, लो इनपुट, क्लाइमेट रेजिलियंट है ना, और राइस एंड मीट वगैरह से इनको इशू है, मतलब जो है इनको थ्रेट है। उसके अलावा लो मार्जिन वगैरह, शॉर्टर शेल्फ लाइफ, लोअर डिमांड, ये सब चीज़ें। अब ऐसे अगर आप इनको लिस्ट करना चाहो तो चलती रहेंगी चीज़ें। चलो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके ऊपर आते हैं, कोई खास बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है ये वाली बड़ी ज़रूर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी जो हाई कोर्ट्स हैं उनको ये डायरेक्टिव दिया है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके लिए आप जो है डिजिटाइजेशन वगैरह इस चीज़ को इंश्योर करो, और जो लोअर कोर्ट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उनका प्रॉपर डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, समझ में आया? इससे क्या चीज़ होती है भाई, ये डिजिटलाइजेशन वगैरह से क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। देखो ये एक तो अपन एथिक्स पढ़ रहे हैं अभी, जो है ना 2 सब्जेक्ट्स अभी अपन ने उठा रखे थे, एक तो एथिक्स है, एथिक्स के अलावा इंटरनल सिक्योरिटी है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में तो ठीक है, इसमें तो साइबर वगैरह वो तो ठीक है, लेकिन एथिक्स के अंदर डिजिटलाइजेशन के ऊपर पहले ही 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वैसे भी अगर जुडिशरी वगैरह उसके हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बाकी और कहीं मेरे ख्याल से चांसेस कम है। GS4 में आ सकता है, और GS2 में शायद आ जाए, है ना, या हाँ GS2 में शायद आ जाए बस, ठीक है। GS3 में तो उम्मीद कम है, GS1 में भी उम्मीद कम है। अब उम्मीद कम का एक्चुअली मतलब ये होता है कि उम्मीद कम का मतलब ये होता है कि इनके मन में आए तो कहीं पर भी डाल सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि यार ये एनवायरनमेंट का सवाल है, ये ज्योग्राफी का सवाल है, ये इसका सवाल है, ये उसका सवाल है। जैसे अगर मैं अभी आपको बताऊं तो सोसाइटी के कितने ही सारे सवाल वो डायरेक्टली एथिक्स वाले पर्सपेक्टिव के हैं, है ना। एनवायरनमेंट के कितने ही सारे सवाल वो GS1 में है, जबकि एनवायरनमेंट कहाँ पर है, एनवायरनमेंट GS3 में है ना। ज्योग्राफी के कितने सारे सवाल वो GS3 में है, जबकि ज्योग्राफी कहाँ है, ज्योग्राफी GS1 में है। उसके अलावा जो है अपने क्या था वो साइंस एंड टेक तो नहीं था, इको के सवाल GS1 में है। अब इको कहाँ है ठीक है, उसके सवाल GS1 में कैसे आ गए, ठीक है। तो खैर ये इसलिए जो है पूछने में तो ये कहीं पर भी पूछ सकते हैं, बट बेसिक जो थीम्स ये फॉलो करते हैं उस थीम्स के अंदर ये यूजुअली नहीं आता। डिजिटाइजेशन वैसे जो है एथिक्स के अंदर 3-4 क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर। नीड फॉर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी, ओवरकमिंग पैंडेमिक लाइक सिचुएशन। देखो कौन कौन सी न्यूज़ है। सबसे पहले तो पैंडेमिक लाइक सिचुएशन जो अगर वापस ना आ जाए, जहाँ पे जुडिशरी वगैरह बिल्कुल जुडिशियल प्रोसेस बिल्कुल बंद ही हो गया, ठीक है, पेंडेंसी बढ़ती गई।
स्पीडी जस्टिस डिलीवरी, देखो पेंडेंसी बढ़ती गई, इसका ये मतलब है कि भाई उस समय पर नए केसेस तो बहुत ज़्यादा फाइल नहीं हो रहे थे, अग्रीड, सही बात है, लेकिन जो पुराने केसेस हैं और उनके बाद जो केसेस आने वाले हैं और उनके बाद जो केसेस आने वाले हैं, इनकी प्रॉपर डेट होती है, ये इसके बाद, फिर ये इसके बाद, फिर इसके बाद अगला, फिर उसके बाद अगला। अगर ये सब नहीं होंगे तो क्या चीज़ होगी, ये सब क्लटर होते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्लटर होते चले जाएंगे। समझ में, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कम होता चला जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि अब आपको इन सबको एक साथ उठाना है, समझना, इस वे के अंदर पेंडेंसी वगैरह इंक्रीज हो रही है। कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना कई जगहों पर आप देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा भाई इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। स्पीडी जस्टिस डिलीवरी के अंदर क्या है, तो ऑलरेडी अपन काफ़ी ज़्यादा जो है ये क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं, अपन को काफ़ी बड़ा एक क्रिटिसिज्म है कि इंडिया के अंदर जस्टिस जो है बहुत ज़्यादा डिलेड है, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, दिस इज़ आस्क्ड टाइम एंड अगेन, ठीक है। अच्छा, डिजिटाइजेशन के ऊपर एथिक उसमें ऐसे में भी पूछ सकते हैं, ऑल्दो चांसेस बहुत कम है, ठीक है, फ्रैंकली चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आजकल ऐसे में ऐसे सवाल आते नहीं, ज़्यादातर फिलोसॉफिकली आते हैं। चलो, रिड्यूसिंग पेंडेंसी बर्डन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ब्रिजिंग रूरल अर्बन गैप, जस्टिस इक्वली एक्सेसिबल, समझना, ये सब चीज़ें हैं। ई कोर्ट की अगर अपन बात करें, ई कोर्ट मिशन जो है वो गवर्नमेंट ने या ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट करा था, है ना, और डिजिटाइजेशन ऑफ जुडिशरी के रिगार्डिंग ये सुप्रीम कोर्ट ने एक फास्टर करके भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा था, बट ठीक है, ये सब अब ऐसे पूछ ले हुए अगर प्री में, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा इनके अंदर डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। फास्टर सुप्रीम कोर्ट का है, सुवास सुप्रीम कोर्ट का है, ई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है, समझना, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई गवर्नमेंट की नहीं है, ठीक है, डाउट यहाँ पे हो सकता है, तो गवर्नमेंट के नहीं है। पावर जनरेशन, इसको आप देख लेना, कोई बहुत ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं है। ट्रिपल टेस्ट बहुत शानदार न्यूज़ है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब ट्रिपल टेस्ट जैसे कि अभी अपन ने कुछ टाइम पहले डिस्कस करा ही था, तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 आया था। अदर देन वेरियस अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, देयर वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन कि यहाँ पे जो है कमर्शियल सरोगेसी को कम्प्लीटली जो है पेनलाइज कर दिया गया। फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज सरोगेसी, तो सरोगेसी क्या होता है बताओ भाई। देखो, सरोगेसी के अंदर ये एक ऐसी प्रैक्टिस होती है, लेट्स से कि भाई यहाँ पे 2 हस्बैंड एंड वाइफ है ना, हस्बैंड का नाम एच है, वाइफ का नाम वाइफ डब्ल्यू है, ठीक है। तो ये जो हस्बैंड एंड वाइफ है, इन दोनों को लेट्स से ये नेचुरल प्रोसेस से, जो नॉर्मल प्रोसेस से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, है ना, चाइल्ड बर्थ, ये चाइल्ड को जो है जन्म वगैरह नहीं दे सकते। उस केस के अंदर क्या होता है, उस केस के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एक अडॉप्शन, बट अडॉप्शन के बारे में अगर किसी को प्रैक्टिकल रियलिटी पता हो तो अडॉप्शन बस सुनने में ही अच्छा लगता है, रियलिटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, हद से ज़्यादा टफ होता है, अडॉप्शन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज़ है अडॉप्शन के अलावा यहाँ पर सरोगेसी, है ना, और सरोगेसी के अलावा मेरे ख्याल से और तो कोई खास ऑप्शन है नहीं, अडॉप्शन और सरोगेसी है ना, अडॉप्शन और सरोगेसी है, ठीक है। तो अडॉप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सरोगेसी क्या चीज़ होती है, सरोगेसी एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर लेट से, ठीक है, अभी इस चीज़ को समझना, इस प्रैक्टिस के अंदर लेट से जो हस्बैंड है वो तो फर्टाइल है, ठीक है, उनके जीन्स में, उनके जो भी स्पर्म्स वगैरह के अंदर उसमें कोई भी इशू नहीं है, लेकिन जो वाइफ है वो किसी कारण की वजह से या तो इनफर्टाइल है या फिर वो फर्टाइल होने के बावजूद भी रीजंस की वजह से, ठीक है, डिफरेंट अलग अलग काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, उनकी वजह से जो है चाइल्ड बर्थ नहीं दे सकती है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इनफर्टिलिटी का तो मतलब सिंपल सा है कि भाई उनके जो एग्स हैं, एग्स फर्टाइल नहीं है, ये तो सिंपल है। यहाँ पे स्पर्म फर्टाइल है। अब सरोगेसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि भाई हस्बैंड के स्पर्म फर्टाइल नहीं हो तो वहाँ पे सरोगेसी नहीं हो रही है, समझना। इस केस में क्या हो रहा है वो समझा रहा हूँ मैं आपको। तो इस केस में हस्बैंड को अपन यहाँ पे, हस्बैंड सबसे पहली कंडीशन यही है कि हस्बैंड के स्पर्म्स फर्टाइल होने चाहिए। सेकेंड चीज़ है जो वाइफ है, ठीक है, अब हस्बैंड की जेनेटिक क्या कंडीशन है वो अलग सिनेरियो में, स्पर्म्स फर्टाइल होने चाहिए। जो वाइफ है, वाइफ के एग्स या तो फर्टाइल नहीं है आइदर, और एग्स फर्टाइल होने के बावजूद भी जो है उनकी बॉडी जो है वो चाइल्ड बर्थ वगैरह नहीं कर सकती है, ठीक है। अब इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, तो इसके जो है अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एक वो फिजिकली केपेबल नहीं है ना, उनके अंदर मतलब जो है इतनी क्षमता वगैरह नहीं है, फिजिकली इतनी पावरफुल नहीं, केपेबल नहीं है, भाई चाइल्ड बर्थ टेक्स अ टोल ऑन पर्सन, समझना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, सेकेंड चीज़ ये भी हो सकती है कि जो ट्यूब होती है,
ठीक है, ओवियन ट्यूब ऐसा कुछ बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, ठीक है, ये एक बार मुझे वापस आप लोग बता सकते हो। तो जहाँ पे ओवरीज वगैरह होती है, ओवरीज से, इसको मैंने ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ओवरीज है, ओवरीज से लेकर के फेलोपियन ट्यूब क्या बोलते हैं इसको एक बार बताना, ठीक है, इसका नाम इसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो यहाँ पे एक ट्यूब होती है। अब ऐसा हो सकता है कि ओवरीज से क्या होते हैं, एग्स रिलीज होते हैं, है ना, ओवरीज से एग्स रिलीज होते हैं, बट कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है, और चलो एक बेसिक आपको आइडिया देता हूँ। ओवरीज से एग्स रिलीज होते हैं और उसके बाद क्या चीज़ होती है, जो स्पर्म है साइमल्टेनियसली स्पर्म जो है वो वेजाइना के अंदर एंटर करता है। जब स्पर्म वेजाइना के अंदर एंटर करता है और उसी समय पर या उस टाइम के आसपास जो है अगर एग्स भी वजाइना के अंदर होते हैं, तभी जाके जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद में यहाँ पर जो एम्ब्रियो जाइगोट वगैरह बनते हैं वो यहाँ पे वजाइनल वॉल के पास में जो है चिपकते हैं, इस जगह पर, समझ में आए। और उसके बाद में फिर आगे जो है चाइल्ड वगैरह फिर धीरे धीरे बनना शुरू होता है। लेकिन इस प्रोसेस के लिए स्पर्म तो आ गए, डैट इज़ ऑल राइट, ठीक है, स्पर्म तो आ गए, यहाँ से जो एग्स हैं उनको यहाँ तक पहुँचना भी इम्पॉर्टेंट है, समझ में आया। लेकिन अगर मान लो कि ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब बहुत ज़्यादा पतली है, या फिर इस ट्यूब के अंदर मतलब जो है यहाँ से बीच में से अगर चिपक गई है, ऐसा कुछ हो गया है या कुछ भी इशू है जिसकी वजह से जो एग्स हैं वो एग्स आगे नहीं पास ऑन हो पा रहे हैं, या फिर ईजीली आगे नहीं जा पा रहे हैं, या फिर स्पर्म जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, समझ में आया। और इस कंडीशन के अंदर ना एम्ब्रियो बनेगा, ना जाइगोट बनेगा, ना ही चाइल्ड बनेगा, समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए अपन को जो है या तो ये कंडीशन है, या फिर दूसरा जो उनके जो एग्स हैं वो फर्टाइल नहीं है, ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब इन सिनेरियो के अंदर क्या चीज़ होती है, इन सिनेरियो के अंदर अपने पास ऑप्शन होता है सरोगेसी का। सरोगेसी के अंदर क्या चीज़ होती है, सरोगेसी के अंदर चूंकि अपन को पता पड़ा कि भाई हस्बैंड तो फर्टाइल है, वाइफ फर्टाइल नहीं है, तो अपन एक तीसरी चीज़ कर सकते हैं। अब सरोगेसी दो तरीके की होती है, इसको आराम से समझना, ठीक है, ये मैं एक बार समझा रहा हूँ, फिर मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, और अगर आगे वापस ये चीज़ आती है तो मैं इसी वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सरोगेसी दो तरीके की हो सकती है। इन दोनों सरोगेसी के अंदर क्या चीज़ हो रही है, या तो 3 प्लेयर्स हैं, मतलब ऐसे प्लेयर तो ठीक है गलत वर्ड हो जाएगा, या तो 3 पर्सन है, 3 पार्टीज़ हैं, है ना, जिसमें एक हस्बैंड था, एक वाइफ है, और एक जो है वो जो है डोनर है, डोनर के तौर पर आप यहाँ पे लिख सकते हो उनको, ठीक है, या सरोगेट मदर लिख सकते हो, डोनर से भी बढ़िया सरोगेट मदर लिख सकते हो, ये मदर होगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे या फिर दूसरे सिनेरियो के अंदर क्या चीज़ हो सकती है, ये तो एक सिनेरियो, दूसरे सिनेरियो के अंदर ये चीज़ हो सकती है कि भाई ये हस्बैंड है और यहाँ पे ये जो है ये सरोगेट मदर है और बायोलॉजिकल मदर है ना, ये बायोलॉजिकल इधर मदर हो जाएंगी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि लेट से फीमेल की जो वाइफ है उनकी बॉडी तो फर्टाइल है, बस एग्स यहाँ पर रिलीज नहीं हो रहे, यही तो इशू आ रहा ना, एग्स रिलीज नहीं हो रहे, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसके अंदर यहाँ पे एक दूसरी उनके कोई रिलेटिव, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ध्यान देना, इन्हीं के कोई रिलेटिव होंगे, जो हस्बैंड है उन्हीं के कोई रिलेटिव होंगे, है ना, उन्हीं के कोई रिलेटिव होंगे, और उनके कोई रिलेटिव जो है वो एग्स को डोनेट करेंगे, जो भी एग्स को जो है प्रोवाइड करेंगे, और पेट्री डिश वगैरह के अंदर जो IVF वगैरह का जो सिंपल फॉर्मेट होता है, IVF के फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे एग्स लाएंगे, इधर से स्पर्म लाएंगे, उन दोनों को फर्टिलाइज करेंगे, है ना, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्हें फर्टिलाइज कर देंगे। एक बार इन्हें फर्टिलाइज करने के बाद ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं इन्हें, या फिर ये जो एम्ब्रियो जाइगोट वगैरह जो भी बना, इन्हें जो है अपन बायोलॉजिकल मदर के वूम्ब में लगा देंगे, समझ में आया। तो यहाँ पे जो है बायोलॉजिकल मदर की ऑलरेडी फर्टिलाइज चीज़ को अपन यहाँ पे बायोलॉजिकल मदर की वजाइना के अंदर भेज देंगे, वो वॉल पे लगेगा और उसके बाद जो है चाइल्ड आगे डेवलप हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। ये सिंपल एक प्रोसेस है। अगर मान लो कि भाई ये जो है, अब इस केस के अंदर तो एग्स केपेबल नहीं थे, है ना। दूसरा केस ये हो सकता है जिसके अंदर जो है फिजिकली वेमेन केपेबल नहीं है, फिजिकली वाइफ केपेबल नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर सरोगेट मदर ही बायोलॉजिकल मदर होगी, जिसके अंदर जिसका ये मतलब होगा कि भाई यहाँ पे इनके एग्स लेंगे, यहाँ पे इनके स्पर्म्स लेंगे, पेट्री डिश लेंगे और टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह करेंगे। फिर ये टेस्ट ट्यूब बेबी, ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एम्ब्रियो वगैरह बनता है, इसे वापस इन्हीं के वूम्ब में लगा देंगे, समझ में आया। फर्स्ट केस के अंदर सरोगेट मदर से लेकर के बायोलॉजिकल मदर के वूम्ब में लगा रहे थे, यहाँ पर वापस सरोगेट मदर और बायोलॉजिकल मदर इज वन एंड द सेम पर्सन, समझ में आया। प्रोवाइडेड, दिस इज द कंडीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड सरोगेट मदर और
चलो बायोलॉजिकल मदर तो चलो समझ में आ जाता है, ठीक है, लेकिन सरोगेट मदर जो है वो रिलेटेड होंगी या तो हस्बैंड से या फिर वाइफ से। इसका क्या मतलब है, यही है एक्ट के अंदर। बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था सरोगेसी वगैरह का, काफ़ी सारे फॉरेनर्स वगैरह और इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जो है यहाँ पर आते थे सरोगेसी वगैरह के लिए, क्योंकि यहाँ पे सरोगेसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं थे कुछ टाइम पहले तक, है ना। तो सरोगेसी के लिए आते थे और वो क्या करते थे, किसी भी गरीब को पकड़ते थे और उसके वूम को रेंट करते थे, समझ में आया, वूम को रेंट करते थे। दिस वॉज कॉल्ड एज वूम रेंटिंग, या फिर जो है गर्भ की रेंटिंग वगैरह करना, जो भी, समझ में आया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सुनने में ही कितना ज़्यादा ख़राब लग रहा है ना। तो वूम को रेंट कैसे करते थे, गरीब पर्सन है उसको बोलते थे कि भाई हम तुमको महीने का इतना पैसा देंगे, ठीक है, लाखों में हम आपको अमाउंट देंगे एक महीने का, है ना। टोटल आपका जितना भी खर्चा होगा, जितनी भी दवाइयाँ होंगी, जितना भी हॉस्पिटल का खर्चा होगा, ये वो जो कुछ भी होगा वो सब कुछ हम पे करेंगे, ठीक है। आपको बस ये करना है कि आपको अपने एग्स वगैरह को जो है वो प्रोवाइड करना है, हम अपने स्पर्म वगैरह प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद जो है बेबी वगैरह आपके पास ही रहेगा, आपके उसमें वूम में ही रहेगा, एंड देन आगे जो भी, समझ में, देन मतलब जब भी चाइल्ड बर्थ वगैरह होता है तब हम ले लेंगे। नाउ ये दिस वॉज अ पेंडोरास बॉक्स। इसमें इतनी प्रॉब्लम थी जिसकी कोई हद नहीं है। पहली बात तो ये कम्प्लीटली जो है आउट ऑफ द रिकॉर्ड्स था, इसके कहीं पर भी रिकॉर्ड्स नहीं है, ये बिल्कुल जो है कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि भाई हाँ आप इस तरीके से वूम रेंटिंग कर सकते हो, मज़ा आएगा, फ़न करेंगे, ठीक है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। मतलब लीगल नहीं है, इलीगल भी नहीं था उस समय तक, अब इलीगल है लेकिन लीगल भी नहीं था, समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ है, पेंडोरास बॉक्स वगैरह। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये मैंने आपको लीगैलिटी के ऊपर क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरे क्वेश्चन इतने ज़्यादा आते हैं, एक मूवी थी सलमान खान की, प्रीति जिंटा की और रानी मुखर्जी की। ये मूवी मैंने नहीं देखी लेकिन वो उसके कुछ बीच में क्लिप्स वगैरह और स्निपेट्स वगैरह देखे हैं। तो उससे एक जो आइडिया लगा वो ये आइडिया था कि भाई ये रानी मुखर्जी के चाइल्ड नहीं हो रहा था, तो सलमान खान ने क्या करा कि भाई प्रीति जिंटा के साथ जो भी चाइल्ड वगैरह वो जो भी प्रोसेस करा, फिर बाद में प्रीति जिंटा को इनसे प्यार हो गया और प्रीति जिंटा ने कहा कि भाई मैं तो बच्चा नहीं दूंगी। तो सबसे पहली तो प्रॉब्लम यही है कि जो मदर है, जो सरोगेट मदर, अगर वही बायोलॉजिकल मदर भी होती है तो फिर वो रिफ्यूज़ कर देती है बच्चा देने से कि भाई मैं तो नहीं दूंगी, ठीक है, ये बच्चा मेरा है और मेरे को इस बच्चे से प्यार है। क्योंकि 9 मंथ्स, हैविंग समवन इन योर वूम फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि भाई आप एक बच्चा वगैरह करने से पहले कई बार ऐसे कहते हैं कि भाई आप एक कैट रख के या कुत्ता रख के देखो 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, आपको समझ में आएगा कि भाई आप उसको देना वापस कितना मुश्किल हो जाता है, समझ में आया, ठीक है। तो उस वापस किसी बच्चे को ऐसा देना जिसको आपने 9 महीने या उससे ज़्यादा जो है अपने पास रखा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, ठीक है। पहली बात तो ये आ जाती है। दूसरी बात ये आती कि ये तो मैंने मदर के केस बताया कि इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। दूसरी बात ये आती कि जो जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो सरोगेट पेरेंट्स हैं, उनका भी कोई पक्का थोड़ी है कि भाई वो ये एक्सेप्ट करेंगे। भाई ये प्रॉपर लीगैलिटी तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल वगैरह मामला तो है नहीं, कहाँ कहाँ जापान वगैरह से और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं ना। कोई जो है बिहार वगैरह के अंदर अगर किसी लेडी को पकड़ते हैं तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ से, मुंबई से, इधर उधर से, कहाँ कहाँ से जगहों से आ रहे हैं, है ना, ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या होता है, इस केस के अंदर लेट्स है कि भाई 1 महीने तक पे करते हैं, 2 महीने तक, 3 महीने तक पे करते हैं। 3 महीने के बाद की कंडीशन किसको पता है। आज की तारीख में अपन सोचते हैं कि चलो टीवी ले आते हैं, फ़ोन ले आते हैं, ये वो। कई बार अपने साथ ऐसा होता है कि 1 महीने अपन बहुत ज़्यादा वेल्दी होते हैं, दूसरे तीसरे महीने अपनी हालतें ख़राब हो रही होती है और उसके कितने भी रीजंस हो सकते हैं, समझ में आया। तो दूसरे तीसरे महीने, चौथे महीने तक हालतें बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब अपने पास नहीं है इतनी क्षमता कि भी लाखों रुपए दे सकते हैं, तो उस केस के अंदर ये भाग जाते हैं, न चिट्ठी न कोई संदेश, ठीक है, जाने वो कौन सा देश, और ये भाग गए, समझ में आया। पहली चीज़ तो ये हो रही है। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि क्या होता है कि जैसे बच्चा हो गया, है ना, बच्चा हो जाने के बाद जैसे अगर वो देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं ये बच्चा तो जो है बहुत सांवला है, काला बच्चा है, ये बच्चे को तो ये बीमारी है, इस बच्चे को तो पैर सही नहीं है, इसके हाथ सही नहीं है, इसकी आंखें सही नहीं है, इसका ये सही नहीं है, इसका वो सही नहीं है, हमको तो ग्रे आंखें चाहिए थी, इसकी तो काली आंखें, हमको तो वाइट बाल चाहिए थे, इसके तो भूरे बाल है, हमको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, हम इन सब चीज़ों के साथ में नहीं जी सकते। तो वो इस चीज़ से, वो बच्चे को लेने से रिफ्यूज़ कर देते हैं और भाग जाते हैं, समझ में। अब बच्चा इनके गले पड़ गया। तीसरी चीज़ ये भी होती है कि कई बार क्या होता है कि ये जो है फुल पेमेंट वगैरह, हाँ हम आपको पेमेंट कर देंगे, हम आपको, हाँ जितना भी आपका खर्चा हो रहा है अभी आप खर्चा देख लो, अभी आप ये कर दो, अभी आप वो कर दो, हम देख लेंगे, हम देख लें, लेकिन वो हिसाब कभी प्रॉपर होता नहीं है, समझ में। इसके अलावा, ठीक है,
3 चीज़ें ये हो गई, है ना। बस यही है मेरे ख्याल से, मेजर इश्यूज यही हैं। ठीक है, पेरेंट्स वगैरह, पेंडोरास बॉक्स वगैरह, ये सब मैंने लीगैलिटी वगैरह के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू रस वगैरह क्रिएट हो रहा है। अच्छा, फिर नेक्स्ट, वेरी गुड, फिर इसके बाद चूंकि लीगैलिटी नहीं है तो फिर इनको क्या चाहिए, इनको जस्टिस चाहिए। अब ये जस्टिस सीख करने जाएंगे, अगर पेरेंट्स जस्टिस सीख करने जाएंगे इनके खिलाफ, या ये जस्टिस सीख करने जाएंगे पेरेंट्स के खिलाफ, दोनों ही केस में जस्टिस नहीं है, क्योंकि कोई लॉ नहीं है। इसीलिए क्या चीज़ लेकर आए, इसीलिए लेकर आए सरोगेसी एक्ट, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, समझ में। ओनली एल्ट्रुइस्टिक, जिसके अंदर ये बात हुई कि भाई सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी हो सकती है, कमर्शियल सरोगेसी नहीं हो सकती है। आपका वूम जो है कोई रूम नहीं है जिसको आप रेंटिंग पे डाल रहे हो, समझ में आया। ठीक है, वूम रेंटिंग नहीं हो सकती है। तो एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का मतलब ये है कि भाई आपकी जो है, एक तो कोई पैसा वगैरह वो वाला मामला नहीं है ना, और आपकी जो रिलेटिव होने चाहिए, या तो हस्बैंड के या फिर वाइफ के, और सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं, वही जो है अपना वूम वगैरह आपको दे सकते हैं, बाकी नहीं दे सकता है, समझ में। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, ट्रिपल टेस्ट। नाउ कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो है रिसेंटली इसके ऊपर एक बहुत शानदार बात बोली है। अब एक कपल को प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो ट्रिपल टेस्ट का उन्होंने यहाँ पे सिस्टम शुरू करा। बहुत शानदार चीज़ है, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ट्रिपल टेस्ट के अंदर क्या है, ट्रिपल टेस्ट के अंदर सबसे पहले जेनेटिक टेस्ट करेंगे कि चाइल्ड जो है ये फादर के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर होगा, कि चाइल्ड जो है वो किसी डिसऑर्डर वगैरह से तो वापस नहीं जन्मेगा, समझ में आया। जैसे अगर पेरेंट को कोई बहुत ज़्यादा सीरियस डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि वो डायबिटिक है, उसको बीपी है, उसको जो है अपने थायराइड है, उसको गठिया है ना, आर्थराइटिस, उसके अलावा उसको करीबन 200-300 और बीमारियां हैं, अब कैसा बच्चा जन्मेगा। ठीक है, इसलिए ऑल्दो इसके अंदर मुझे एक पर्सनल कुछ एप्रीहेंशन है, वो ये है कि सिर्फ हस्बैंड को टेस्ट करना थोड़ी सी अजीब बात है, समझ में आया। ठीक है, मतलब जो सरोगेट मदर है, बायोलॉजिकल मदर है, भाई उनकी टेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, बट ठीक है जो भी है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट की अगर अपन बात करें तो ये कपल के ऊपर, पूरे कपल के ऊपर होता है, जिसके अंदर ये चीज़ होती है कि भाई जो ये इनके पास इतनी कैपेसिटी भी है कि नहीं है कि मैनेज कर सके, समझ में आया। फिजिकल के अंदर भी उनकी मेंटल कैपेसिटी और उनकी जो बाकी के जो भी मटेरियल कैपेसिटी इतनी है कि नहीं है। इकोनॉमी टेस्ट के अंदर ये वापस रिलेटेड होता है फिजिकल टेस्ट से। इसके अंदर ये देखते हैं कि क्या वो बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, ये भी प्रॉब्लम है, वेरी गुड, ये प्रॉब्लम और बताना भूल गया था आपको। कई बार क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स हैं, अब उन्होंने बच्चा ले भी लिया, मान लो, ठीक है, अप्रीहेंशंस के साथ बच्चा ले लिया कि ठीक है काला है, गोरा है, ऐसा है, वैसा है ना। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो बच्चा जो है क्या करता है, बच्चा जो है हाथ पैर चलाता है ना, बच्चा कुछ गालियाँ वालियाँ देता है, जिसके बाद जिसकी वजह से जो है पेरेंट्स के अंदर हमेशा ये अप्रीहेंशन बनने लग जाता है। ठीक है, वो कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन। ठीक है ऑल दो ऐसा कुछ वैसे वहाँ पे था नहीं, लेकिन ठीक है जो भी, इस तरीके की कोई सिचुएशन बनने लग जाती है जिसमें उनको ऐसा लगता है कि यार ये जो है ये तो कोई बढ़िया, ये तो हमारा बच्चा नहीं है, और ये तो जो है सही बच्चा नहीं है, ये तो हमसे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अब इस चीज़ को समझना आराम से, एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसा एग्जाम्पल कोई नहीं देगा आपको। एक खाना आप खुद बनाते हो, है ना, लेट से मैगी ही बनाई, और एक खाना आपके लिए जो है टिफ़िन वाला बनाता है। टिफ़िन वाला जो खाना आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आपको महंगा पड़ेगा कंपैरेटिवली। मैगी जो आपने खुद बनाई है, या कोई भी खाना आपने खुद बनाया है, वो आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता पड़ेगा। उसके बावजूद भी अगर मैगी जल जाती है, अगर मैगी कड़वी बनती है, अगर मैगी के अंदर कुछ भी नुक्स वगैरह होते हैं, तो भी आप थोड़े बहुत छाट छूट के उसको खा लोगे, और यू मेड इट ठीक है। लेकिन अगर टिफ़िन वाला, अगर उसके अंदर हल्का भी नमक कम, पानी ज़्यादा हो जाता है, यू थ्रो इट अवे, समझना है। और आप उसी समय उसको जो है टिफ़िन वाले को गालियाँ दोगे कि कल से मैं तुम्हारा टिफ़िन बंद कर रहा हूँ, कल से मैं ये कर रहा हूँ, कल से वो कर रहा हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि वो आपने नहीं बनाया है, योर एफर्ट्स वर नॉट इन टू इट, इट वॉज लाइक एन एक्सटर्नल थिंग टू यू। सेम वे जो बच्चा है वो आपने नहीं बनाया है, इट इज़ एन एक्सटर्नल थिंग टू यू, समझ में आया। थिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थिंग है ये, बच्चा नहीं हुआ, थिंग हो गई, चीज़ हो गई, समझ में आया, ये एक्सटर्नल चीज़ है कोई, ठीक है। और आप अब इस खिलौने से बहुत ज़्यादा राज़ी नहीं हो। इस केस के अंदर इस खिलौने को फेक, तो एज आई वाज सेइंग,
नैनो डीएपी, ठीक है। नैनो डीएपी, डीएपी का क्या मतलब होता है? डायमोनियम फॉस्फेट। डायमोनियम फॉस्फेट जो है ये कन्वेंशनल टाइप का भी होता है, और नैनो जो नैनो टेक्नोलॉजी अपने इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, साइंस इंटेक वगैरह के लिए, उसके उस टाइप का एक नया जो है यहाँ पर बना है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा नया नहीं है ये, ठीक है, कुछ टाइम पहले ही बन गया था, लेकिन ठीक है, अभी ये एफको ने अभी अभी रिलीज़ करा है इसको, लिक्विड फॉर्म के अंदर है ये। इसके अंदर क्या चीज़ होती है? नैनो पार्टिकल्स होते हैं। नैनो पार्टिकल्स होते हैं, और किसके नैनो पार्टिकल्स होते हैं? तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के नैनो पार्टिकल्स होते हैं। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड जो अपना पोटेशियम है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें ही आती है फर्टिलाइज़र के अंदर, ठीक है, एनपीके फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र के अंदर ये तीनों चीज़ें ही आती है। इसके अलावा और क्या चीज़ है? इसके अलावा डीएपी इज़ अ फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर्ड बाय रिएक्टिंग। हाँ ठीक है, ये बेसिक आइडिया वगैरह यहाँ पे कुछ कुछ दे रखा है। इसके अलावा जो है एडवांटेजेस इसके देखो। अब फर्टिलाइजर्स के साथ क्या इशू है, पहले ये तो समझ में आना चाहिए, उसके एडवांटेज देखने के लिए। तो फर्टिलाइजर्स के साथ सबसे पहली बात तो ये होती है कि यहाँ पे वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। इसका कारण ये है कि भाई यहाँ पे फर्टिलाइजर्स जो हैं वो चूँकि प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, इसलिए फार्मर्स जो है दे इंडल्ज इन एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। अगर वहाँ पे 1 लीटर कहा हो तो ये जो है 1000 लीटर इस्तेमाल करेंगे। वैसे लिक्विड उसमें नहीं होता है, वो उसमें जो है ग्राम्स में ही होता है, बट ठीक है, ग्राम्स में आप लिक्विड में किसी में भी समझ लो। अगर यहाँ पे 1 ग्राम कहा गया है, 10 ग्राम कहा गया है, तो यहाँ पे 1000 ग्राम यूज़ कर रहे हैं, समझना है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी हो गया, वाटर हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया। इसके अलावा क्या चीज़ है? अच्छा, ये इसमें इमोशनल मत होना ना, 1 ग्राम 1000 ग्राम, 1000 तो 1 किलो ही हुआ है, फर्जी बात कर दी, ठीक है। चलो वाटर, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के बाद क्या चीज़ है? हाँ, डेजर्टिफिकेशन। नाउ अब क्या होता है कि इन जो फर्टिलाइज़र्स हैं, इन फर्टिलाइज़र्स के साथ में ज़्यादा वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वाटर डालनी पड़ती है। तो इसकी वजह से एक तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता है, दूसरी बात वाटर के जो रिसोर्सेज हैं वो बाकी कम होते हैं, तीसरी बात जब जैसे मान लो वाटर ऑलरेडी स्कार्स है तब बहुत ज़्यादा इशू आता है, जैसे कि अभी समर्स के अंदर है ना। अब ये जो वाटर की ज़रूरत पड़ी, अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बस पाइप जो हॉस पाइप वगैरह हैं उनको ऐसे ही खोल के छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। इस केस की वजह से जो ऊपर की टॉप सॉइल है वो टॉप सॉइल उड़ जाती है, मतलब हट जाती है, आगे बह जाती है, रोड हो जाती है, और नीचे जो है वो हार्ड सॉइल बचने लग जाती है धीरे धीरे, है ना। और उसी प्रोसेस को अपन यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन कह रहे हैं। डेजर्टिफिकेशन एक और तरीके का होता है जिसके अंदर डेजर्ट एक्सपैंड होता है, तो डैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या चीज़ है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे इश्यूज थे। इन इश्यूज को काउंटर करने के लिए अपन क्या लेकर आए? नैनो डीएपी लेकर आए, है ना। ये नॉर्मल डीएपी था, अब नैनो डीएपी लेकर आए। नैनो डीएपी जो है बहुत ज़्यादा कम लगेगा, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है ये, है ना, और ये बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली कम यूज़ होगा, और कम यूज़ के अंदर अपन इसका काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट वगैरह उठा सकते हैं। लेकिन देखो वापस से इशू यही है, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर वो इशू था कि भाई उन्होंने बोला 1 लीटर, अब देखो इशू क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। ये क्रॉप्स है ना, यहाँ पे क्रॉप्स हैं, ये पहले क्रॉप्स बन रही थी, देन फिर क्या हुआ, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, फिर क्या हुआ, फर्टिलाइज़र डाला। फर्टिलाइज़र कितना डालना था? फर्टिलाइज़र लेट से इन्होंने बोला कि भाई आप जो है 1 किलो फर्टिलाइज़र डालो। इन्होंने 1 किलो बोला कि भाई 1 किलो फर्टिलाइज़र से क्या होगा, हम तो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपको बढ़िया, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, बेनिफिट लेते। तो यहाँ पे जो क्रॉप बन रही थी, पहले मान लो कि भाई 1 मीटर की बन रही थी, ये रियल फिगर्स और रियल एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है, मैं आपको जो है थोड़ा सा समझाने के हिसाब से समझा रहा हूँ। 1 मीटर की बन रही थी, जैसे ही फर्टिलाइज़र डाला क्रॉप जो है वो 2 मीटर की हो गई। देवर मैड, पागल हो गए, मज़ा आ गया, क्या क्या माहौल हो गया ये तो, ठीक है। 2 मीटर की क्रॉप हुई, प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। कहने का मतलब इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। फिर क्या चीज़ होगी, फिर ये सोचेंगे कि भाई मोर द मेरियर। अगर एक जो है इसमें 1 किलो में, ठीक है, 1 लीटर 1 किलो जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उसमें अगर इतना बेनिफिट है तो अपन 2 किलो डाल के देखते हैं, 2 किलो में कितना मज़ा आएगा। तो ये 2 किलो डाल के देखते हैं, 2 किलो में क्या होगा बताओ, गैस मारो, क्या चीज़ होनी चाहिए? 2 मीटर का 4 मीटर हो जाना चाहिए ना? नहीं, मतलब होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना? हुआ जो है वो 3.5 मीटर। बढ़िया है यार, 1.5 मीटर और क्रॉप बढ़ गई। ऐसे नहीं होता है, इसका मतलब देखो क्या है, 1 मीटर से 2 मीटर का मतलब है डबल प्रोडक्टिविटी,
2 मीटर से 1.5 मीटर का मतलब है, या 3.5 मीटर का मतलब है डबल प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। ये 2 टाइम्स प्रोडक्टिविटी नहीं है, समझ में आया? ठीक है। अब क्या चीज़ होगी, अब ये सोचेंगे कि अगर इतने में 3.5 हो रहा है तो अपन और डाल के देखते हैं, तो और कितना डालेंगे, और अपन जो है 4-5 लीटर डालेंगे। जैसे मान लो कि 2 लीटर के बाद अब अपन जो है 4 लीटर डालते हैं, ठीक है, 4 किलो डालते हैं, तो 4 किलो के बाद ये कितना होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था, क्योंकि डबल का अपन सोच रहे थे। लेकिन कितना होगा, ये जो है लेट से 6 ही होगा। अब और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कम हो गई, समझ में आया? ठीक है। तो ये इशू देखने को मिल रहा है। अब इसकी वजह से जो है ये एक इस विशियस साइकिल के अंदर फंस गए। और प्लस एक बात ये भी है कि अब अगर ये सोचें, ठीक है, अब अगर ये सोचें कि यार इसकी तो इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इतनी ज़्यादा जो है अपन को जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है, इतना महंगा जो फर्टिलाइज़र पड़ रहा है उतना अपन को यहाँ पे जो है बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो जिस वजह से अगर अपन इसको वापस कम करके 1 किलो या 2 किलो पर अगर अपन आए, तो अब 1 किलो और 2 किलो में काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब सॉइल और क्रॉप्स दोनों इस तरीके की बन गई हैं कि अब आपको उतना ही फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा या फिर उससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा। कम फर्टिलाइज़र डालोगे तो आप अगर सोचोगे कि कम फर्टिलाइज़र के अंदर ये 2 मीटर की होगी, 2 मीटर छोड़ के 1 मीटर की भी मुश्किल से होगी। तो नाउ दे आर स्टक इन अ विशियस साइकिल, समझ में है? ठीक है। फिर इसके बाद क्या चीज़ है, इसीलिए ये जो है अपन नैनो डीएपी वगैरह लेकर आए, इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी वगैरह, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्वासार का आता है, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वासार के टॉपिक के अंदर क्या चीज़ होती है बताओ। क्वासार में देखो ये एक तरीके के जो है ब्लैक होल्स होते हैं विच आर वेरी डिस्टेंट, बहुत ज़्यादा दूर हैं और बहुत ज़्यादा सुपर मैसिव हैं। इतने ज़्यादा सुपर मैसिव हैं कि इनका जो मास है वो अपने जो सन है, अपना जो स्टार है, उसके मास से मिलियंस टू बिलियंस गुना ज़्यादा है। और अपने सन का मास कितना है ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था ज्योग्राफी के अंदर। 99% ऑफ द मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज इन आवर सन। टोटल सोलर सिस्टम का जितना भी मास है ना, उसका 99% जो है वो सन में ही है। इस 99% के बाद जो 1% बचता है, इस 1% का मास जो है, इस 1% में से 98% जो है वो अपने जुपिटर में ही है। इतना मास है इन दोनों में, बाकी सब उसमें ही जी रहे हैं। ठीक है, 1% के 2% में जी रहे हैं। समझना? ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है नाउ, अब ये जो क्वासार्स हैं, ये क्वासार्स कैसे बनते हैं, तो ये मर्जर ऑफ गैलेक्सीज से बनते हैं, गैलेक्सीज के बीच में बनते हैं और जो है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट वगैरह होते हैं। इनकी अगर अपन बात करें तो ये जो इतनी ज़्यादा इनकी लाइट होती है कि आउटशाइन करते हैं पूरी की पूरी जो होस्ट गैलेक्सी होती है, ठीक है, उसके जितने भी स्टार्स हैं उन सारे के सारे स्टार्स कंबाइंड को आउटशाइन कर लेते हैं। गैलेक्सी का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं सोलर सिस्टम की बात कर रहा था। सोलर सिस्टम मिल्की वे में है। मिल्की वे एक गैलेक्सी है जिसके अंदर अल्फा सेंचुरी और जो है पता नहीं प्रॉक्सिमा सेंचुरी वगैरह, ये वो भगवान जाने कितने स्टार्स हैं, है ना। इतने सारे स्टार्स, जितने भी स्टार्स हैं और अपना जो सन वगैरह है, उन सब की लाइट को आउटशाइन करने की कैपेसिटी एक जो है क्वासार के अंदर होती है। ठीक है। फिर अजय वॉरियर, ये एक एक्सरसाइज है इंडिया यूके के बीच में, है ना। ये क्वासार की फोटो है, ठीक है, लग रहा है मैजेस्टिक। मैजेस्टिक चीज़ें ही बताता हूँ, हल्की चीज़ें कहाँ बताता हूँ, बताओ। ठीक है, तो दिस इज क्वासार। ये लाइट यहाँ से इमिट कैसे हो रही है, क्योंकि लाइट जो है इसको अपन इवेंट होराइजन बोलते हैं। इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आया है। ये जो है जब जो बॉडीज़ होती है, ठीक है, स्टार्स वगैरह होते हैं, जब उनको खा रहा होता है, सोख रहा होता है, तब उनकी लाइट अपन को दिख रही होती है आसपास। बीच में लाइट नहीं है, देखो बीच में लाइट नहीं है, आसपास लाइट है। ठीक है, और ये एक बनाई हुई फ़ोटो है, रियलिटी में खींची हुई नहीं है। ठीक है, ये है। चलो नेक्स्ट चीज़ क्या है, जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशंस के ऊपर टाइम एंड अगेन क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ के बारे में दे रखा है, मना मदूरी पॉटरी के बारे में दे रखा है। ये शिवगंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। ये जो पॉटरी है, वैसे पॉटरी बहुत ज़्यादा सिंपल जैसे बाकी पॉटरी दिखती है, मेरे को तो वैसी ही दिख रही है, आई डोंट नो क्या इसमें खास है। लेकिन इसमें जो क्ले है, वो क्ले बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड जगह से ही आती है। विच आर द वाटर बॉडीज़ ऑफ नेंडुकुलम, नथपुरक्की, सुंदरनादप्पू एंड सेलकथुर। ठीक है, सेकालाथुर,
ठीक है। चलो, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, वैगी रिवर के बारे में दे रखा है, बट डिस्कसिंग वैगी रिवर इज मोर देन यूजलेस। वैगी रिवर इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी वेरी बेसिक, एवरीबडी नोज वेयर इज वैगी रिवर, और वैगी रिवर के ऊपर क्वेश्चन आने कोई चांस नहीं है। जो यूपीएससी के अंदर खासकर जो क्वेश्चन आते हैं रिवर्स के ऊपर इतने ज़्यादा टफ होते हैं जिसकी मतलब आप आर्ट एंड कल्चर आपको मजाक लगेगा उसके सामने, ठीक है। रिवर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, तो वैगी रिवर से तो 100% नहीं आएगा। वैगी रिवर बहुत ज़्यादा फेमस है, सिंपल है। चलो, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, मोनास्ट्रीज। मोनास्ट्रीज की अगर अपन बात करें, लेकिन हाँ वैगी रिवर की अगर कोई छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी होगी, अगर कोई छोटी सी, तो उसके ऊपर ज़रूर आ सकता है। या फिर ये आ सकता है कि बताओ ये वाटर बॉडी कौन सी रिवर पर है, तो ये याद रख लेना, ये सारी की सारी वैगी पर है। बट ये याद नहीं रहेगी, प्रैक्टिकल बात ये है, तो जो याद रहे उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। मोनास्ट्रीज, मोनास्ट्रीज न्यूज़ में है, ये याद रह सकती है आपको। हेमिस मोनास्ट्री एंड थिक से मोनास्ट्री, ठीक है, ठीक से है ये, ठीक है, ठीक से उठाओ, ठीक से रखो, ठीक है। तो ये ठीक से मोनास्ट्री है। कहाँ पर है ये दोनों ही मोनास्ट्री? लद्दाख के अंदर है ना। G20 के मेंबर्स को भी यहाँ पर लेकर गए हैं, दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़। जो हेमिस मोनास्ट्री है वो ड्रैगन ऑर्डर की है, वहीं पे जो ठीक से मोनास्ट्री गेलगुप्पा सेक्ट की है। ड्रैगन ऑर्डर महायान का पार्ट है, गेलगुप्पा जो है वो तिब्बतन बुद्धिज़्म का पार्ट है। अगर आपको महायान तिब्बतन बुद्धिज़्म वगैरह के अंदर डाउट है तो आई हैव डिस्कस्ड बुद्धिज़्म इन आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। चलो, हेल्थ ठीक से वगैरह उसका लिंक जो है आपको शायद नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं मिले तो चैनल के ऊपर है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। हिल थिक से हैमलेट है, ये जो है एक हिल है, इसके ऊपर अपन को देखने को मिलता है गस्टर फेस्टिवल। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, गस्टर फेस्टिवल, याद रखना। उसके अलावा हेमिस जो मोनास्ट्री है ये इंडस रिवर के बैंक्स पर मिलती है अपन को, ठीक है। गस्टर फेस्टिवल वगैरह ये चीज़ अपन ने डिस्कस कर ली। देन यहाँ पे इजराइल का मैप दे रखा है, इजराइल का मैप आप पढ़ सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ और रह गया तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। PLI क्या चीज़ होती है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब ये होता है कि भाई आप जो बेस ईयर है उस बेस ईयर के ऊपर कितना बढ़िया प्रोडक्शन वगैरह आप दिखाते हो, कितना आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह करते हो, है ना। इन दोनों के बेसिस पर आपको जो सरकार है, सरकार कुछ इंसेंटिव्स देती है। तो अभी कितने के इंसेंटिव्स दिए हैं? अभी जो है अराउंड 2874 करोड़ के इंसेंटिव दिए हैं, समझना, विच इज़ गुड, बढ़िया बात है भाई। बट इसके अंदर फिर बात है टैक्स इंसेंटिव्स और अलग अलग काफ़ी सारे तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है? पोटेंशियल फॉर रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर आप ये करो तो उसके ऊपर है ना। और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो इनोवेशन वगैरह हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बने। स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि बड़े ग्रैंडर लेवल के ऊपर जो है चीज़ बने। उसके अलावा ग्लोबल प्रेजेंस अपनी डेवलप हो। ग्लोबल प्रेजेंस के अलावा स्कीम जो है वो इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करती है इंक्रीमेंटल सेल वगैरह के ऊपर, ये मैंने आपको बता दिया, है ना। न्यूट्री सीरियल्स अपन डिस्कस कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट इको सेंसिटिव जोन डिस्कस नहीं करा, है ना। इको सेंसिटिव जोन अभी एक बार देख लेते हैं। उसको देखने से पहले यहाँ पे जैतापुर ये पढ़ सकते हो, खास कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियर वो पावर प्लांट है, उसको लगाने के लिए पहले तो उन्होंने हाँ बोल दिया था, अब वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा लॉस बहुत ख़राब है तो हम नहीं लगाने, मतलब हम देखते हैं लगाए नहीं लगाए। न्यूज़ एक बार डिस्कस वापस से करते हैं भाई, क्या क्या अपन ने पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे। तो कैबिनेट ने सबसे पहले नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी ये अप्रूव कर दी है, जिसमें अपन एक तो फ्यूचर पेंडेमिक्स के लिए रेडी होंगे, दूसरा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह ये सब चीज़ आएंगी, तीसरी चीज़ क्या है? स्ट्रेंथ होगी, मतलब अपना जो हेल्थ सेक्टर है वो पावरफुल बनेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ये सारे अपन ने चीज़ें देख ली थी, जिसमें क्या चीज़ होगी? एक तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, इससे ये होगा। R&D इनोवेशन अपन ने देखा था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपन ने देखा था। HRD रिसोर्सेज डेवलप होंगे। HRD के अलावा और क्या चीज़ है? HRD के अलावा यहाँ पे देखो ग्लोबल प्रैक्टिसेस वगैरह, बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस वगैरह अपन सीखेंगे। ये न्यूक्लियर क्लिंडा वगैरह मैंने आपको एक आइडिया दे ही दिया है। सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइज ऑर्डर्स ऑन इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन के ऊपर 2022 में एक बड़ी गाइडलाइन आई थी, है ना, सुप्रीम कोर्ट की। इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं? इको सेंसिटिव जोन जैसे कि मान लो कि भाई ये जो है नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसके आसपास 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और ढिंका चिंका किलोमीटर, ये 3 चीज़ें अपन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है भाई? सबसे पहले 10 किलोमीटर की जो गाइडलाइन है वो पहले गवर्नमेंट की एक कोई जो है डायरेक्टिव आया था, ठीक है, 2011 में आया था। 2011 में जो गाइडलाइन आई थी उसके अंदर ये बोला गया था, 2011 की है,
इसमें देख लेना यार, कहीं ना कहीं या तो इसमें मेंशन है या फिर मैं आपको वैसे ढूंढ के बता दूंगा, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, मुझे याद नहीं कहाँ पढ़ा है। ठीक है, तो 2000 जब भी पहले एक बहुत काफ़ी टाइम पहले एक गाइडलाइन आई थी जिसमें ये था कि जहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी उससे 10 किलोमीटर की रेडियस के अंदर अपन जो है कोई भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी, ज़्यादा कुछ भी अर्बनाइजेशन वगैरह नहीं हो सकता, कोई भी इंडस्ट्री वगैरह, कोई मेजर इंडस्ट्री वगैरह नहीं लग सकती, कोई जो है टाउनशिप वगैरह नई नहीं बन सकती, और इस तरीके के काफ़ी सारे अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोसेस नहीं हो सकते, ताकि क्यों उसका भी कारण देखते हैं। ठीक है, ये उस समय था। फिर इसके बाद में 2022 के अंदर क्या चीज़ हुई, 2022 के अंदर, क्योंकि इसके भी कोई बहुत ज़्यादा इसको फॉलो नहीं कर रहा था, 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया, जिस डायरेक्टिव के अंदर उन्होंने ये बोला कि भाई 1 किलोमीटर जो है, उस 1 किलोमीटर के अंदर, एक है कि दो है, 1 किलोमीटर है ना, मिनिमम 1 किलोमीटर है। ठीक है, मिनिमम 1 किलोमीटर, गुड, इंपॉर्टेंट। तो मिनिमम कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर तो ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं हो सकती। कैसी चीज़ नहीं हो सकती? टाउनशिप नहीं हो सकती, माइन नहीं हो सकती, मेजर इंडस्ट्री नहीं हो सकती, अर्बन एरिया कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकता। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने नया जो है जजमेंट वगैरह दिया है, उसके अंदर पुराने जजमेंट को वापस से रिवाइज करा है और बोला है कि नहीं यार, ये देखो स्पेसिफिक हो नहीं सकता है कुछ एरियाज़ के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मैप देखो, कहीं पर 10 किलोमीटर तक जा सकता है, कैन बी अप टू 10 किलोमीटर, बट कहीं पर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, इस जगह पर नहीं जा पा रहा है, तो क्या करें, समझना है। ठीक है, तो वहाँ पे अपन समझेंगे, अलग अलग कंडीशन देखेंगे, है ना। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है भाई, ये सबसे पहली बात तो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। किस तरीके से काम करता है? तो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग वगैरह और पॉल्यूशन वगैरह होगा, कुछ बाकी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी, तो उससे ये जो है चीज़ अंदर जाएगी। अगर डायरेक्टली नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ में, तो उन वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो निपटने लग जाएगी। इसके अलावा क्या चीज़ है? मिनिमाइज इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट कम से कम होगा। इन सीटू कंजर्वेशन होगा। इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट कंजर्वेशन, समझ में आया? आप वहीं पे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही कंजर्वेशन कर सकते हो। उसके लिए अलग से इंक्यूबेटर्स वगैरह लगाने की और वो सब पूरा लैब वगैरह सेटअप करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि अभी चीताज है, तो चीताज जैसे ही आए तो अपन ने ऐसे ही आते से ही उनको जंगल में नहीं छोड़ दिया कि जाओ, जा लाडो, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ऐसे अपन ने नहीं करा। ठीक है, पहले अपन ने उनका जो है एक C2 कंजर्वेशन करा, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपन ने जो है एक एक करके उनको जो है वहाँ पे छोड़ा, और वहाँ पर भी डायरेक्टली नहीं छोड़ा, पहले एक छोटा एरिया के अंदर छोड़ा, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर पूरा जो है खुले में छोड़ा उनको। ठीक है, तो हेल्प्स इन C2 कंजर्वेशन। मिनिमाइज मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी रिड्यूस करते हैं। अगर यहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे नहीं तो लोग ज़्यादा अंदर घुसेंगे नहीं, अगर लोग ज़्यादा अंदर घुसेंगे नहीं तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के इंस्टेंसेस नहीं होंगे, समझना। फिर इसके बाद क्या चीज़ है? नो माइनिंग वगैरह, ये मैंने आपको बता दिया। फ्रेजाइल एरियाज वगैरह ये अपन ने डिस्कस कर लिया। नीति आयोग मिलेट्स वाला अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मिलेट्स के अंदर अपन ने दो ग्रुप ऑफ मिलेट्स देखे थे, मेजर एंड माइनर। मेजर के अंदर कौन से देखे थे? सोरगुम हैज़ पर्ल्स एंड फिंगर्स, समझ में आया? तो सोरगुम, पर्ल्स, फिंगर्स। ठीक है, माइनर के अंदर अपन ने कौन से देखे थे? तो परसों कोडो की फॉक्स टेल जो है वो लिटिल बार्नयार्ड में थी। ठीक है, तो फॉक्स टेल, लिटिल मिलेट्स, कोडो, परसों और बार्नयार्ड, समझ में आया? ठीक है, रागी, बाजरा, ज्वार, सामा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से लेकर के अभी तक अपन इनको ग्रो करते हैं, लेकिन जो राइस, वीट और मेज़ हैं, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, क्योंकि इनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर भी इंपॉर्टेंस है। MSP वगैरह भी है इनके पास, है ना, एटलीस्ट राइस और वीट के पास तो है ही है। फिर इसके बाद और क्या चीज़ है? क्यों? तो क्योंकि हेल्दियर हैं, सस्टेनेबल है, क्लाइमेट रेजिलिएंट है, न्यूट्रिशियस है ना, और वेराइटी ऑफ सॉइल्स, क्लाइमेट वगैरह के अंदर ये सब बढ़िया है। कॉन्स की अगर अपन बात करें, कौन से इश्यूज़ आए, तो लो यील्ड होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेबोरियस होता है, हाई कॉस्ट होती है ना। ठीक है, और टेस्ट बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं होता, ब्लांड या फिर अनप्लीजेंट टेस्ट है ना, शॉर्टर शेल्फ लाइफ वगैरह, लोअर डिमांड है, लो मार्जिन है। ठीक है, 2018 वॉज सेलिब्रेटेड एज नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2023 is being celebrated as इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय UNGA। और मेरे ख्याल से ये चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 2010 से लेकर के 2020 जो था, दैट वाज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डिकेड ऑफ मिलेट्स। ठीक है, ये वे फॉरवर्ड वगैरह यहाँ पर है। कौन कौन सी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं? तो नेशनल मिलेट स्कीम, उसके अलावा प्राइस सपोर्ट स्कीम, PDS के अंदर भी मिलेट्स को डाला गया है। उसके अलावा जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह, यहाँ पर ये सब चीज़ है। डाइटरी शिफ्ट के अंदर टाइम लगता है, तो आपको जो है पेशेंट रहना पड़ेगा।
प्रोडक्शन लिंक मैंने आपको समझा दिया। प्रोडक्शन लिंक के अलावा सुप्रीम कोर्ट के अपन ने डिजिटाइजेशन की गाइडलाइन देख चुके हैं। ये किस लिए है? ताकि पेंडेमिक जैसी सिचुएशन वापस से ना हो, स्पीडी जस्टिस डिलीवरी हो, पेंडेंसीज कम से कम हो, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़े, रूरल अर्बन का जो गैप है किसके लिए, इक्वल जो है एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस उसके लिए कम हो। समझ में आप? फिर इसके बाद क्या चीज़ है, अदर इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए गए? तो ई कोर्ट मिशन, उसके अलावा फास्टर, उसके अलावा सुवास। समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, क्या बात है ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, जो है यहाँ पे ये एक चीज़ है कि भाई काफ़ी सारी स्टेट जो है वो टैक्स लगा रही थी पावर जनरेशन के ऊपर। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जनरेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा सकता, कंजम्पशन के ऊपर ज़रूर लगा सकते हो। ठीक है। ट्रिपल टेस्ट के सरोगेसी मैंने आपको बता दिया, जेनेटिक टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, इकोनॉमिक टेस्ट, है ना। ये सब चीज़ें मैं वापस से रिवाइज नहीं करवाने वाला हूँ। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर रही हो। इसके अलावा और क्या चीज़ है, नैनो डीएपी मैं आपको बता चुका हूँ व्हाट इज़ नैनो डीएपी, इफ़को लॉन्च नैनो डीएपी वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, डायमोनियम फॉस्फेट नेक्स्ट जनरेशन वगैरह वगैरह वगैरह। क्वासार्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्वासार्स आर व्हाट, दीज आर एक्टिव सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, मिलियंस टू बिलियंस टाइम्स मास ऑफ सन। ठीक है। सेंटर्स में मिलते हैं गैलेक्सीज के। एक्सरसाइज अजय वॉरियर इंडिया और यूके के बीच में हो रही है। ठीक है। क्वासार्स के अपन ने फोटो देखी, मानमदुरई पॉटरी देखी। मानमदुरई पॉटरी जो है वैगई रिवर के पास में, नेदुकुलम, नाथापुरक्की, सुंदर दप्पू और सेकलतुर। ठीक है। तमिलनाडु के अंदर ये जगह है, यहाँ पर अपन को मिलती है। अगर कोई ये वीडियो साउथ से देख रहा है और मैं प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो है ऐस तैस कर रहा हूँ तो प्लीज़ फॉरगिव मी एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड। ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, क्या आपको भी रिपस पट्टी बोलना नहीं आता ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, शिवगंगई मैंने आपको बता दिया, मनमदुरई अपन ने देख लिया। मोनास्ट्रीज कौन कौन सी, हेमिस और थिक्से मोनास्ट्री। ठीक है। हेमिस मोनास्ट्री जो है ये इंडस रिवर के बैंक्स पर है, महायान की है, ड्रैगन ऑर्डर की है, हेमिस ड्रैगन। ठीक है। DHHD ठीक है। ठीक है। तो हेमिस ड्रैगन ऑर्डर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। ठीक से अपन ने देख लिया। तो ये गेलगुप्पा सेक्ट की है, गेलगुप्पा सेक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। अब वो हो सकता है कि मोनास्ट्री का नाम नहीं पूछें, लेकिन सेक्ट का नाम जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है। बुद्धिज्म के सेक्ट सब सेक्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये ठीक से है, ये इसकी फ़ोटो भी लगा रखी है, देखो बढ़िया ना। चलें यहाँ पे घूमने चलें, चलो बनाओ फिर कोई प्लान बनाओ। ठीक है। फिर उसके बाद जो है इज़राइल, जेरूसलम वगैरह ये सब चीज़ें। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।